नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम न्यू पेंशन स्कीम, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है और जिसे CCS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPS रूल्स 2021 से रेगुलराइज किया गया है। जी हाँ, इसको इनेक्टमेंट बनाया गया है, इसका रूल बनाया गया है 2021 में। एनपीएस इफेक्टिव है 1 जनवरी 2004 से। 1 जनवरी 2004 से एनपीएस इफेक्टिव है। इसके रूल्स जो बनाए गए हैं सीसीएस रूल्स, वो 2021 में फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, जनरली इसको न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले वाले को ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। तो ओल्ड का अपोजिट न्यू पेंशन स्कीम हो गया, तो ये न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट नोमेनक्लेचर है वो नेशनल पेंशन सिस्टम है। नेशनल पेंशन सिस्टम, राइट। नई पेंशन योजना एनपीएस 2020 में, आइए इसके बारे में जानते हैं, राइट। सो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, पेंशन पे किया जाता था जो भी रिटायर्ड होते थे, और जैसे डियरनेस अलाउंसेस मिलता है सर्विंग को, वैसे डियरनेस रिलीफ मिलता है रिटायर्ड पर्सन को। तो डियरनेस रिलीफ मिलता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया में बढ़ गई, नंबर ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स पेंशनर्स बढ़ गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रेजरी है, उस ट्रेजरी पर पेंशन का लोड बहुत हाई हो गया। तो इसलिए पेंशन जो हो गया वो अनसस्टेनेबल हो गया था। पेंशन की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि 1990 में तो देश दिवालिया होने वाला था। देश का सोना विदेशों में ले जाकर के गिरवी रखना पड़ा था। जैसे तैसे गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पेंशन का सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि देश हित में, राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में कोई स्कीम लेकर के आ सके। एक गवर्नमेंट चेंज होती है और उसके बाद से 2023 में इसको पास कराया जाता है पार्लियामेंट से, और पास कराने के बाद से 1 जनवरी 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया जाता है और न्यू पेंशन स्कीम को शुरू किया जाता है। किस लिए? टू एड्रेस द फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी एंड टू कर्ब राइजिंग पेंशन एक्सपेंडिचर। पेंशन के एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना आवश्यक था, ये देश हित में था, ऐसा सबको लग रहा था। बट हु विल बेल द कैट वाली सिचुएशन थी। तो एनडीए गवर्नमेंट जो पावर में थी, उन्होंने ओपीएस को रिप्लेस किया बाय एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया, राइट। The National Pension System is a pension scheme sponsored by government that was started in 2004. So 1st January 2004. So 1st January 2004 से ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इफेक्टिव हुआ। कई लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट चाहती थी, बाकी सब गवर्नमेंट नहीं चाहती, बाकी सब पार्टियां नहीं चाहती थी। 2004 तक एनडीए गवर्नमेंट रही है, 2005 से कांग्रेस की रूलिंग पार्टी आई थी। सो कुछ लोगों का सोचना है कि कांग्रेस पार्टी होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे चेंज हो गया होता। इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो कुछ भी डिसीजन था, ये नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया। अगर पार्टी पॉलिटिक्स का इसमें कुछ लेना देना होता, तो विद इन 1 ईयर दूसरी पार्टी जो पावर में आई, वो इसको विद इन 1 ईयर इसको रिपील करना ज्यादा आसान था। विद इन 1 ईयर इसको बंद करना ज्यादा आसान था। ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये अनसस्टेनेबल हो गया था। जो राइजिंग लोड था पेंशन एक्सपेंडिचर का, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना। तो इसलिए 2004 में उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट।
2009 में, तो इसको ये दिखा देता हूं आपको। 2009 में जो दूसरी गवर्नमेंट थी, दैट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड दिस बेनिफिट टू ऑल सिटीजन्स। सो 2009 से इसका और एक्सपेंशन कर दिया गया। अगर दूसरी गवर्नमेंट की ऐसी कोई मन में स्थिति होती कि नहीं हमें इसे रिप्लेस करना है, इसको 2005 में रिप्लेस कर देते, ऐसा नहीं हुआ। 2009 में इसमें एडिशन किया गया है, और 2009 में ये जो एनपीएस है, जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का था, इसको एक्सपेंशन करके और इट वाज एक्सटेंडेड अप टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन वॉलंटरी बेसिस। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सिटीजन्स के लिए वॉलंटरी है, एंड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम के रूप में इसको 2009 में लॉन्च किया गया। इसको रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए किया गया, एक अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। और ये जो एनपीएस है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसको रेगुलेट कौन करती है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। नेक्स्ट, सो पीएफआरडीए का ये एक कैलकुलेशन आया है। क्या कैलकुलेशन है? एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ये दो स्टेट हैं जिन्होंने एनपीएस को लागू नहीं किया है। इनको छोड़ करके भारत के बाकी सभी राज्य एनपीएस को एज इट इज एडॉप्ट कर लिए हैं, जैसा सेंट्रल ने पास किया था। स्टेट ने अपने अपने स्टेट में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रूलिंग पार्टी, चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, सब पार्टी की सरकार ने अपने अपने स्टेट में एनपीएस को इंप्लीमेंट किया है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, राइट। अगर और कोई भी पार्टी अगर लेकर के आती है ऐसा, इलेक्शन में तो वादे बहुत होते हैं, तो ये कहां तक टिकता है भगवान जाने। एनपीएस हैज बीन मेड अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ सच ए पब्लिक, प्राइवेट एंड इवन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैन ऑप्ट। ये कब से हुआ है? 1 मई 2009 से ऑन वॉलंटरी बेसिस है, ठीक है। Tax benefits are also offered on the scheme post 2014 by the government to make it popular. 2014 में फिर से वो एनडीए गवर्नमेंट आती है, और इसको पॉपुलर बनाने के लिए 2014 से कुछ टैक्स बेनिफिट भी इस पर दिए गए हैं, ठीक है। सो as on 4th March 2023, जो टोटल एसेट जो था एनपीएस के अंदर, वो 8.81 लाख करोड़ था। 8.81 लाख करोड़ जो था, ये टोटल एसेट था एनपीएस के अंदर लास्ट ईयर। उसके बाद से ये जो 25 में 2024, एक साल, लगभग एक साल में आप देख लीजिए, 8.81 लाख करोड़ से 12.16, लगभग 1.5 गुना बढ़ा है ये। सो नेशनल पेंशन सिस्टम का जो एसेट मैनेजमेंट है, दैट हैज टच 12.16 लाख करोड़ एज ऑफ 25 मई 2024। ये किसका डेटा है? पीएफआरडीए का है। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये रेगुलेट करती है एनपीएस। तो आप देख सकते हैं एनपीएस का कैपिटल कितना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तब तक आपका चैनल एससीकेजी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो अब चलते हैं सिस्टमेटिक, इसको देखते हैं। तो ये स्कीम जो इंप्लीमेंट हुई है, कब से हुई है? ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 में इशू हुआ, और 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम हैज कम इनटू फोर्स, राइट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया 2020 में। मॉडिफिकेशन ये आया कि कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिनका सिलेक्शन हो गया था इस डेट से पहले, जिनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया था इस डेट से पहले,
सो कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिनका अपॉइंटमेंट फाइनलाइज हो गया था इस डेट से पहले, उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था इस डेट से पहले, उनकी वैकेंसी जो थी वो इस डेट से पहले की थी, उनको एक मौका दिया गया और उनको मौका दिया गया कि आप 31 मई 2020 तक आप एक ऑप्शन फॉर्म भर दीजिए और आपको पिछले वाले जो सीसीएस पेंशन रूल है उसमें आपको डाल देंगे। अगर ऑप्शन फॉर्म नहीं डालते हैं और इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, देन ये एनपीएस ही फॉलो करेगा, राइट। तो इसमें ये जो सेकेंड वाला क्राइटेरिया है इसको मैंने आपके लिए फर्दर कैटेगराइज किया है। सो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट वाज फाइनलाइज्ड बिफोर 1 2004, सिलेक्शन फाइनलाइज हो गया था, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था 31 दिसंबर 2003 से पहले, उनका जो वैकेंसी थी, वैकेंसी वाज अगेंस्ट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003, तो सब्जेक्ट टू एक्सरसाइजिंग ऑप्शन बिफोर 31 मई 2020, अगर उन्होंने ये तीनों कंडीशन फुलफिल किए हैं और अगर उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो उनको एनपीएस से निर्णय लेकर के ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको डाल दिया गया है। बाकी लोग एज इट इज 114 के बाद जितने हैं सब एनपीएस से ही रूल हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एंड इमोलूमेंट्स, तो जितने भी रिक्रूटमेंट होता है, आप लोगों को पता है रिक्रूटमेंट होते ही सबसे पहला चीज जो होता है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होते ही क्या उनको होता है, इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट सबमिट हिज एप्लीकेशन। गवर्नमेंट जॉब जैसे ज्वाइन करते हैं आपको पहले ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना है। किस चीज का? एनपीएस का। उसमें क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स होते हैं, बैंक डिटेल्स होते हैं, फैमिली डिटेल्स होते हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है, उसके बेसिस पे प्रान जनरेट होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये वो नंबर है जो डिपार्टमेंट चेंज करना है होते रहे, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट होना है होते रहे, स्टेचुटरी बॉडी में जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, चलता रहे। दिस विल बी परमानेंट, ये फिक्स हो गया। जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहां ये नोटिफाई हो चुका है, कोई पब्लिक सेक्टर हो गया, कोई स्टेचुटरी बॉडी होगी, जहां जहां एनपीएस इंप्लीमेंटेड है, वहां वहां के लिए ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हो गया। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, डिपार्टमेंट में गेट चेंज्ड, बट दिस विल बी स्टेबल, फिक्स। ये किसकी ड्यूटी है? हेड ऑफ द ऑफिस की ड्यूटी है इंश्योर करना कि जो भी न्यू ज्वाइनी है इन्होंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। उसके बाद से इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है इमोलूमेंट्स। तो इमोलूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। इमोलूमेंट किसके लिए? मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन के लिए। एनपीएस में कुछ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, कितना है हम आगे देखते हैं। तो उसके पर्पस के लिए इमोलूमेंट का मीनिंग क्या है? बेसिक पे प्लस एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस डॉक्टर्स को होता है, प्लस डीए। तो एनपीए को अगर अदर देन डॉक्टर्स का क्या होगा? बेसिक पे प्लस डीए। तो जो हमारा एनपीएस डिडक्ट होता है वो बेसिक पे प्लस डीए पर होता है। इसलिए जब जब डीए बढ़ता है हर 6 महीना पर, तो हर 6 महीना पर उसमें से जब एरियर डीए का मिलता है तो उसमें से अलग से एनपीएस को डिडक्ट किया जाता है और अलग से उसको डिपॉजिट भी किया जाता है, राइट। सो इमोलूमेंट्स यहां पर मीनिंग क्या है? बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस प्लस डीए, एंड इट इज यूज्ड फॉर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन के अलावा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इमोलूमेंट हमने देख लिया। अब यह है कि रीएम्प्लॉयड पर्सन का क्या है? तो रीएम्प्लॉयड पर्सन का कई बार ऐसा होता है कि रीएम्प्लॉयमेंट होता है तो उनका पेंशन के बराबर अमाउंट घटा दिया जाता है।
तो जब उनका इमोलुमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो उसको पेंशन इंक्लूड करके माना जाएगा, ऐसा जब डिडक्शन करना होगा तो उसको मानेंगे। Where pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his monthly pension, the element of monthly pension by which pay has been reduced shall be included in the emoluments. So उसको घटाया हुआ नहीं मान के एज इट इज जितना उनका पेमेंट होता है उतना मानेंगे। लीव पे क्या होगा? लीव सैलरी के बराबर होगा। जो भी एक्चुअल लीव सैलरी ड्रॉन होगी उस पर डिडक्शन होगा। डेपुटेशन पे क्या होगा? जो पे मिलता होगा उस पर होगा। सस्पेंशन पे क्या होगा? जो सस्पेंशन में सबसिस्टेंस अलाउंसेस मिलता है, सैलरी तो मिलती नहीं है, तो सबसिस्टेंस अलाउंसेस पे कंट्रीब्यूशन डिसाइड हो। फॉरेन सर्विसेज का अलग से है। फॉरेन सर्विसेज का ये है कि द पे विच ही वुड हैव ड्रॉन हैड ही नॉट बीन ऑन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस में कुछ एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलते हैं, उसको इग्नोर करके और जो इन इंडिया उनको मिलता उसी को इमोलुमेंट मान करके और उसी के अनुसार उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। कंट्रीब्यूशन का रेट क्या होगा जी? तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दो चीज है। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दो चीज है। क्या है? एक तो कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर होगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। तो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जब 2004 में इसको बनाया गया था तो इसमें ये था कि जितना सब्सक्राइबर देगा उतना ही गवर्नमेंट देगी। तो दो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, एक कंट्रीब्यूशन बाय सब्सक्राइबर हो गया और दूसरा कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट हो गया। ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय सब्सक्राइबर जो मैंडेटरी है वो 10% ऑफ बीए एंड बीपी बेसिक पे एंड डीए है, प्लस एनपीए अगर है तो 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए प्लस एनपीए अगर है तो ये मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट का कितना है? गवर्नमेंट का भी 2004 में 10% ही था, अभी 14% हो गया है। अर्लियर 10% यहां भी था, 10% यहां भी था, अभी ये 14% हो गया है। अभी गवर्नमेंट सर्वेंट का कंट्रीब्यूशन 10% मैंडेटरी है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% मैंडेटरी है। 10% अब नहीं है। ये कब से? 1 अप्रैल 2019 से। 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट सर्वेंट का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ हिज बीपी बेसिक पे एंड डीए, एंड गवर्नमेंट का 10% से बढ़ा करके 14% हो गया। अब 14% पे करती है गवर्नमेंट। ठीक है। आपको हम बता दिए सस्पेंशन पीरियड में जो सब्सिस्टेंस अलाउंसेज होंगे उसी पर पे होंगे। और सब्सिस्टेंस अलाउंसेस का भी ऐसा है कि इफ गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्ट्स टू पे, गवर्नमेंट सर्वेंट लिख के दे सकता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन पेइंग द एनपीएस अमाउंट, सो उस समय में नहीं भी पे हो सकता है। नहीं तो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर लिख के देते हैं तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस होंगे उस पर पे होंगे। लीव पीरियड में जितना जो लीव सैलरी होगी उतना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जनरली लीव सैलरी मिलती नहीं है। अगर सैलरी मिलती है तो जितना सैलरी मिलती होगी उसका कंट्रीब्यूशन होगा, अगर नहीं मिलती है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। प्रोबेशन पीरियड को एज इट इज सर्विस में ही काउंट किया जाता है, इसलिए प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी मिल रही होगी उतना आपको करना है। फॉरेन सर्विस का हमने बताया, फॉरेन सर्विस में होंगे तो जो कंट्रीब्यूशन होगा इट विल बी काउंटेड एज इफ ही वाज वर्किंग इन इंडिया। जितना इंडिया में उनको सैलरी मिलती उतने पर ही कंट्रीब्यूशन उनको लिया जाएगा, फॉरेन वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट हमने आपको बता दिया, ये 14% हो चुका है 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है। द एबव इज एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ, ये जो 14% है इसको गवर्नमेंट ने किया था 1 अप्रैल 2019 से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसको एक्सटेंड कर दिया गया ऑटोनॉमस बॉडीज को भी 26/8/2021 के ऑफिस मेमोरेंडम से। राइट। सो अब क्या है? 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये 1 अप्रैल 19 से था। दिस वाज अनाउंस्ड इन द गजट नोटिफिकेशन, ये 31 जनवरी 19 के गजट नोटिफिकेशन में 14% कर दिया गया है, इससे पहले 10% था।
2024 में क्या हुआ? 2024 में एक नया इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। नया इंप्रूवमेंट ये हुआ कि द टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर एनपीएस वाज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% to 14% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक। This means that the employees can contribute up to 14% of their basic pay, basic salary to NPS without paying taxes on the. So पहले क्या था? पहले ये था कि 10% एम्प्लॉय पे करेंगे, 14% गवर्नमेंट पे करेगी, और वो जो एम्प्लॉय 10% पे करेंगे उसको नॉन टैक्सेबल बना दिया गया 2014 से। 2024 में 10 साल के बाद से वो 10% के बदले 14% नॉन टैक्सेबल बना दिया गया, और ये लिबर्टी दी गई। देखिए 10% मैंडेटरी है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो 14% तक का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सो 14% गवर्नमेंट सर्वेंट का और 14% गवर्नमेंट का 28% हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 10% ही कर रहे हैं मैंडेटरीली, क्यों मैंडेटरी है, और 14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, राइट। इंटरेस्ट ऑन डिलेड डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। डिलेड डिपॉजिट जो कंट्रीब्यूशन बाद में जमा होता है उस पर कुछ इंटरेस्ट बनता है, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है उसके अनुसार होता है। जो इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड पेंशन कॉर्पस, ये कॉर्पस बनता है, बहुत बड़ा फंड बनता है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? इन सच मैनर एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। जो पीएफआरडीए है, पीएफआरडीए उसको रेगुलेट करती है कि किस फंड, किस कहां पे इसको इन्वेस्ट करना है, राइट। ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स। सो ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द सर्विस। अब सर्विस पीरियड में किसी केस में डेथ भी हो सकता है, इनवैलिडेशन भी हो सकता है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो हिसाब ऐसा है कि जैसे ही सर्विस ज्वाइन करते ही गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना है? ऑप्शन फॉर्म अलोंग विद फैमिली डिटेल्स जमा करना होता है। तो जो ऑप्शन फॉर्म जमा हुआ होगा उसी के अनुसार उनका जो अमाउंट होगा उसको डिसबर्स किया जाएगा, राइट। जो ऑप्शन एक्सरसाइज किए हैं ये रिवाइज भी हो सकता है। एक नया फ्रेश ऑप्शन दे दीजिए, फ्रेश ऑप्शन के द्वारा पिछला ऑप्शन खत्म हो गया, नया ऑप्शन आज जो लेटेस्ट ऑप्शन होगा उसी को फाइनल ऑप्शन माना जाएगा। सो अगर डेथ होता है तो जो लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज बिफोर हिज डेथ है शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द फैमिली शैल हैव नो राइट टू रिवाइज द ऑप्शन। फैमिली के पास तो कोई पावर होगा नहीं, जो पावर होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के पास है। और अगर उनका डेथ हो गया तो जो भी लास्ट ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज किया होगा उसी को फाइनल, फुल एंड फाइनल ऑप्शन माना जाएगा। उसमें वो लिखे होंगे वाइफ को 50% तो 50% मिलेगा, वाइफ को 100% तो 100% मिलेगा, बच्चे को 50-20% तो बच्चे को 20% मिलेगा, मम्मी पापा को 30% 40%, जैसा वो लिखे होंगे वैसा ही डिस्पर्समेंट किया जाएगा। किस केस में है ये? डेथ, इनवैलिडेशन एंड डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द सर्विस। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया गया है तो इफ नो ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, तो कुछ फैमिली डिटेल तो दिया गया होगा ना। तो अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाता है और वो 15 साल कंप्लीट होने से पहले या 3 साल ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द रूल, मतलब 2004 में ये नोटिफाई हुआ है, सो इन दोनों में से अगर कुछ हो जाता है और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ है तो डिफॉल्ट ऑप्शन को माना जाएगा। जो पेंशन रूल होगा वो किसके अनुसार होगा? डिफॉल्ट ऑप्शन के अनुसार। अगर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं सर्विस पे से इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी के अनुसार तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ 15 ईयर और विद इन 3 ईयर, तो उसमें क्या होगा? तो जब डिस्चार्ज होता है आदमी डिसेबिलिटी के चलते हैं तो उसके लिए उसको
इनवैलिड पेंशन दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन होता है, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल को फॉलो किया जाए। जब भी डिसेबिलिटी के चलते डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए इनवैलिड पेंशन दिया जाता है, डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता है, और वो जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल के अनुसार गवर्न होता है। एंड अगर ऑप्शन फॉर्म नहीं दिए हैं तो जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा उसी के अनुसार इसको एक्सरसाइज किया जाएगा। ये डेथ वाला नहीं है, डिसेबिलिटी का है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाइव, राइट। In all other cases where no option was exercised by the subscriber, तो जो डिफॉल्ट ऑप्शन वहां पर दिया गया है, यहाँ पर लिखा है इस रूल में exist and withdrawal, exits and withdrawal under NPS रेगुलेशन 2015 में डिफॉल्ट ऑप्शन जो दिया गया उसके अनुसार रेगुलेट किए जाएंगे। इन केस वेयर द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द सब्सक्राइबर, अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन तो एक्सरसाइज किया लेकिन जिनका जिनका भी नाम लिखा उनमें से कोई भी अवेलेबल ही नहीं है, becomes infructuous or on account of non-availability of the eligible member, पूरी की पूरी फैमिली उनसे पहले ही गुजर गई, एलिजिबिलिटी भी नहीं बनती है, तो it shall be granted to the legal heirs of the employee। अगर कोई नहीं है तो लीगल हेयर ऑफ एम्प्लॉइज को ये दिया जाएगा, राइट। बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल तो रिटायरमेंट ही होता है, तो रिटायरमेंट कब होता है, सुपर एनुएशन होता है। सुपर एनुएशन का रूल दिया हुआ है, जिस मंथ में 60 साल पूरा होता है उस मंथ के लास्ट डे के आफ्टरनून में सुपर एनुएशन होते हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट एज एडमिसिबल इन द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। ये जो लिखा ना एग्जिट्स एंड विड्रॉल अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, इसका जब हम स्टडी करेंगे तो एग्जिट, रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्वांटम ऑफ बेनिफिट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, राइट। चिंता करने की बात नहीं है, जब हम इस एक्ट के जब इस रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि क्वांटम ऑफ बेनिफिट कितना है। रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स, आपको याद है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 का जो रूल 43 है, वो रूल 43 जो है वो रिटायरमेंट ऑफ ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, वीआरएस के बारे में, ये भी वीआरएस के बारे में बात कर रहे हैं। On completion of 20 years service, he may retire by giving notice of not less than 3 months। अभी भी 3 months का ही नोटिस चलता है, in writing to the appointing authority। So यहाँ भी रिटायरमेंट का ऑप्शन है, जैसे सीसीएस पेंशन रूल में, पेंशन रूल 2021 में ऑप्शन है 20 ईयर वाला, वैसे ही एनपीएस रूल 2021 में भी रिटायरमेंट वीआरएस का ऑप्शन है, ठीक है। आपका दूसरा चैनल है सीकेजी 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इफेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, एब्जॉर्प्शन, डिसमिसल, ठीक है। रेजिग्नेशन के, एब्जॉर्प्शन के, डिसमिसल के केस में एनपीएस का क्या आउटपुट होगा, क्या सिनारियो होगा। ऑन रेजिग्नेशन अनलेस इट इज अलाउड टू बी विड्रॉन, सो रेजिग्नेशन में क्या है, द लंप सम and the annuity out of the subscriber's accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with, किस चीज में, रेजिग्नेशन में। रेजिग्नेशन में रिजाइन करने के बाद से जो लमसम अमाउंट है आउट ऑफ द सब्सक्राइबर्स एक्यूमुलेशन, देखिए ध्यान दीजिए, ट्रिकी है ये, यहाँ पर टोटल नहीं लिखा है, सब्सक्राइबर का अलग एक्यूमुलेशन है, गवर्नमेंट का अलग कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर अभी कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर का जो अमाउंट है वो इनको दे दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी एज एडमिसिबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द
रेजिग्नेशन बिकम्स इफेक्टिव। 90 डेज के बाद 90 डेज के बाद जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन पर जो एकोमुलेशन हुआ है, वो टोटल एकोमुलेशन इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स, वो अमाउंट जो है 90 डेज के बाद से उनको रेजिग्नेशन के कंडीशन में दे दिया जाए। If the resignation has been submitted with proper permission to take another appointment, देखिए जी ऐसा है, कुछ लोग रिजाइन करते हैं नेक्स्ट जॉब पाने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक डिपार्टमेंट से रिजाइन मारते हैं दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए। तो जब रेजिग्नेशन जो है हैज बीन सबमिटेड विद प्रॉपर परमिशन टू टेक अनदर अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन में लिखा हुआ है कि मैं दूसरा जॉब मुझे मिल गया है, मैं दूसरा जॉब पकड़ने जा रहा हूं, इसलिए मुझे यहां से छोड़ दिया जाए, इसको टेक्निकल रेजिग्नेशन कहते हैं। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में चाहे टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट हो, चाहे वो सेम डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वाइस वर्सा हो, जहां कहीं भी which is covered by the NPS, the subscriber shall continue to subscribe to the NPS. So इनको रेजिग्नेशन नहीं मानेंगे, उनका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, जॉब चेंज हो रहा है, तो इसलिए प्राण नंबर विल कंटिन्यू और वहां पर इनका कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगा। इसमें से लमसम पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, राइट। Benefit on absorption in a or under a corporation, company or body, a subscriber who has been permitted to be absorbed shall be eligible to receive benefit as admissible in the case of exit। देखिए, अगर जहां कहीं अब्जॉर्ब हो रहे हैं और वहां अगर एनपीएस नहीं है, तो उस अगर एनपीएस नहीं है तो वहां पर इनको एग्जिट मारना पड़ेगा। तो जो एग्जिट मारने पर जो पेमेंट होता है वो इन पर लागू, ठीक है। अगर एमपीएस है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, दैट सब्सक्रिप्शन विल कंटिन्यू। और अगर वहां पर एनपीएस नहीं है तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा एनपीएस से और उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इफेक्ट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट और डिसमिसल और रिमूवल when compulsory retired when compulsorily retired from service as a penalty or is dismissal or removed from government service, the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him as admissible in the case of exit. So, अगर कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है, डिसमिसल होता है, रिमूवल होता है, तो इसका मतलब कि एग्जिट हो गया, स्कीम से एनपीएस स्कीम से एग्जिट हो गया। तो एग्जिट में क्या होता है, लमसम एंड द एन्युटी आउट ऑफ हिज एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस। सो ये टोटल जितना एक्यूमुलेशन हुआ है, इस टोटल एक्यूमुलेशन को उनको पे कर दिया जाएगा। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जो एग्जिट केस में जो एप्लीकेबल है वही एग्जिट केस वाला जो 2015 का जो रेगुलेशन है उसके अनुसार इनको गवर्न किया जाएगा। अब ये है कि इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में होती है और जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट में होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग सर्विस में रहते हुए शुरू हो और रिटायर होने से पहले कंक्लूड हो जाए। पहला सिचुएशन ऐसा बनता है। दूसरा ये है कि सर्विस में रहते हुए शुरू तो हुआ लेकिन रिटायर होते होते कंक्लूड नहीं हुआ। और तीसरा ये भी हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हो, ये कंडीशन बन सकते हैं ना। तो यहां पर क्या है उसी के बारे में चर्चा की गई है। Proceeding which were instituted while subscriber was in service but not concluded before retirement। रिटायरमेंट से पहले कंक्लूड नहीं हुआ और ये रिटायर हो गए, तो रिटायर हो गए, it shall not affect the benefits payable to the subscriber and the lump sum and the annuity amount of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulation notified by the authority। So disciplinary proceeding अगर कुछ चल रही है
तो उससे जो उनका लमसम अमाउंट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलती रहेगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती रहेगी। इनको जो लमसम अमाउंट है उसको पे किया जाएगा। पेंशन अमाउंट की बात हो रही है। ग्रेच्युटी का अलग रूल है। ग्रेच्युटी की क्या रूल है? ऐसे पे किया जाए जैसे एग्जिट होते हैं, ठीक है। ग्रेच्युटी का एक अलग से सीसीएस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस रूल्स 2021। इसके अनुसार if any departmental or judicial proceeding instituted while the government servant was in service, if he is found guilty of grave misconduct, negligence, his gratuity may be withheld either in full or in part। जैसा डिसीजन यहां पर लिया जाए, अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाती है ड्यूरिंग द सर्विस इटसेल्फ, और उसमें अगर मेंशन किया जाता है कि इसकी ग्रेच्युटी को काटा जाता है, चाहे इनका 50% ग्रेच्युटी विदहोल्ड किया जाता है, तो उसी के अनुसार जैसा ऑर्डर होगा, दैट मे बी ऑर्डर फ्रॉम ग्रेच्युटी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द पेक्यूनियरी लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए, उस लॉस को रिकवर करने के लिए ग्रेच्युटी को विदहोल्ड किया जा सकता है, आइदर इन फुल और इन। After the retirement of the government servant, the departmental proceeding shall be deemed to be proceeding। अच्छा ऐसा है, अगर रिटायर हो गए तब भी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो ऐसे ही चलती रहेगी जैसे एज इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैड कंटिन्यूड इन द सर्विस। जो सर्विस का रूल है उसी के अनुसार वो चलता रहेगा। एंड नो ग्रेच्युटी शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। समझ में आ गया? अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गया और कंक्लूड होने में उनको डिपार्टमेंट से कुछ लॉस हुआ उनके चलते, उसको रिकवर करना है, तो उनके ग्रेच्युटी में से रिकवर कर लिया जाएगा और बाकी उनको पे कर देंगे। अगर वो रिटायर हो गए और कंक्लूड नहीं हुआ, बिना कंक्लूड हुए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो और चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर ये कंक्लूड नहीं हुआ और ये रिटायर हो गए तो कोई ग्रेच्युटी पे नहीं की जाएगी तब तक जब तक कि वो कंक्लूड नहीं हो जाता। ग्रेच्युटी, payment of gratuity will solely depend upon the decision of the disciplinary proceeding or judicial proceeding। हाई अलर्ट है भाई। सेम मैनर एज इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैड कंटिन्यू, जो प्रोसीडिंग है वो वैसे ही चलेगी जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सर्विस में रहते तो चलता। एंड नो ग्रेच्युटी शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग एंड इशू ऑफ द फाइनल ऑर्डर। इंटाइटलमेंट फॉर फैमिली ऑन डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर, डेथ पर जो है गवर्नमेंट जो है बोल्ड डिसीजन लेकर के आई है। अगर सर्विस में रहते रहते, जॉब में रहते रहते सब्सक्राइबर का अगर डेथ हो जाता है तो उसका जो ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एक्शन विल बी टेकन, जो उसका एक्शन होगा वो किसके अनुसार होगा? ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार। पेंशन रूल 1972 लिखा है, ये चेंज होकर के पेंशन रूल 2021 हो चुका है। सो अगर सर्विस में रहते रहते डेथ हो जाता है सब्सक्राइबर का, एनपीएस सब्सक्राइबर का है, तो फिर उनको ऐसा माना जाएगा जैसे वो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, उनको ऐसे बेनिफिट दी जाएगी जैसे वो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे। तो फिर एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन किए उसका क्या होगा? आइए देख लेते हैं। ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एक्शन विल बी टेकन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस एज इफ पेंशन रूल 1972, इसको 2021 पढ़े। इफ द डेथ इज, अब ऐसा है सर्विस में रहते रहते डेथ दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डेथ इज एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस, उनका डेथ जो हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डेथ हुआ, उस सर्विस में रहते रहते सर्विस करते करते सर्विस के किसी कारणों से हुआ, आउट ऑफ द सर्विस हुआ। कोई गवर्नमेंट का ड्राइवर है, गवर्नमेंट का व्हीकल ड्राइव कर रहा था और उसी समय एक्सीडेंट हुआ और वो गुजर गया। इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो दो डेथ जो होंगे ड्यूरिंग द सर्विस, एक तो एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस होगा, एक नॉन एट्रीब्यूटेबल होगा।
सो अगर एट्रीब्यूटेबल है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल की व्यवस्था की गई है। अगर एट्रीब्यूटेबल जगह डेथ इज एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस, सो देयर विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन फॉर हिम। ठीक है, द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न्स देयरऑफ इन द एक्युमुलेटेड पेंशन कॉर्पस ऑफ द शैल बी ट्रांसफर्ड। सो ऐसे में क्या होगा, इनको तो पेंशन मिलने लगेगा, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा, तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हुआ होगा अब तक का, वो गवर्नमेंट अकाउंट में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन है वो जो उनकी नॉमिनी होगी उसको पे कर दिया जाएगा। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो उनके लीगल हेयर को दिया जाएगा। वेरी सिंपल। सो ये जो है पहले ये 2004 में नहीं था, इसको बाद में गवर्नमेंट लेकर के आई है, रूल 20 में उन्होंने चेंज किया है, और चेंज करने के बाद से ये एक माइलस्टोन है, ये एक बहुत बड़ा हेल्पफुल है उनके लिए जो सर्विस में रहते रहते अपने परिवार को छोड़ के चले, अब इस जहान को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके जो फैमिली लोग होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार से उनको पेंशन मिलेगा। जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन हुआ है तो इनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है वो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा, और जो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन का जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। अच्छा है, एप्रिसिएबल है। पार्शियल विड्रॉल होता है क्या? हाँ जी, पार्शियल विड्रॉल होता है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 3 ईयर का मिनिमम सर्विस होना चाहिए, 25% से ज्यादा विड्रॉल होगा नहीं। किस किस केस में होता है? हायर एजुकेशन के लिए होगा, मैरिज के लिए होगा, और परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फ्लैट के लिए होगा, प्रोवाइडेड अपने नाम पे कोई और हाउस या फ्लैट न हो। राइट। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस के लिए इसमें कोरोना को भी इंक्लूड किया गया है, उसके लिए भी निकाल सकते हैं। और कंडीशन क्या है? विड्रॉल जो होगा पूरे कैरियर में 3 बार से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। पार्शियल विड्रॉल के लिए किसी बाकी सब कोई अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला है जो कोरोना से रिलेटेड था, उसमें क्या है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर पार्शियल विड्रॉल की जरूरत। ये इतने में काम चल जाएगा। राइट। तो इस तरीके से इन शॉर्ट एनपीएस, जिसको न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, कहना क्या चाहिए? नेशनल पेंशन सिस्टम कहना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करके बनाया गया था, उसको इन शॉर्ट में हमने इसके यहाँ पर डिस्कस किया। विस्तार से इसकी चर्चा अगले क्लासेस में रूल टू रूल करेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एसजीकेजी स्टडीज एंड जेसीकेजी 2.2 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।